Hello students, welcome back to Mehta Online Digital Classes. Students, today we are going to study of our topic that is गति व दूरियों का मापन। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से साधन हैं जिसके द्वारा हम गति करते हैं, ठीक है, और उनको जो दूरियां होती है उनको मापने के लिए कौन कौन से यंत्र हैं जिससे हम दूरियों का मापन करते हैं। ठीक है, देखो पहली तथा बुजुर्ग की कक्षा के सभी बच्चों बीच ग्रीष्मकाल में भ्रमण के लिए कई स्थानों के बारे में सामान्य जानकारी हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, जब भी हम यात्रा के लिए या कहीं भ्रमण के लिए जाते थे तो विभिन्न प्रकार के साधन होते थे। जैसे बात करें रेलगाड़ी की, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये क्या होते थे, इसके लिए उपयोग में करके हम क्या करते थे, गति करते थे। ठीक है, एक विद्यार्थी वायुयान से यात्रा की, और अब के ज़माने में क्या है, गति के लिए हमारे विभिन्न प्रकार के वायुयान हैं, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए। मतलब हमें पता है कि यात्रा के दौरान हमारे पास विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं जिससे हम विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों में समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिसमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए थे। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा, अंतरिक्ष के द्वारा किया गया। जो भी ये वायुयान होते थे उनका प्रयोग हम अंतरिक्ष के द्वारा ही इनका उपयोग किए गए। इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही तथा अब तक जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे यात्रा करते थे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में जब भी लोग कहीं पे यात्रा के लिए जाते थे तो रेलगाड़ी, बैलगाड़ी उनका उपयोग करते थे। और अब किसका उपयोग करते हैं, अब पहले के ज़माने, अब लोग साइकिल है, एरोप्लेन है, ठीक है, यात्रा के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो हम पढ़ेंगे यातायात की कहानी। यातायात की क्या कहानी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के लिए कोई साधन नहीं थे। यस स्टूडेंट्स, पहले के लोग क्या करते थे, मतलब कहीं पे भी भ्रमण के लिए जाते थे तो वो बैलगाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी उनका उपयोग करते थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर लेके जाते थे। ठीक है, प्राचीन काल में जंगल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में जब भी लोग कहीं जाते थे तो विभिन्न प्रकार के नावों का उपयोग हम भ्रमण के लिए करते। आरंभ में लकड़ी के लट्टों जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। यस, पहले के लोग मतलब जो नाव वगैरह होती थी वो हम खुद ही घर पे बनाते थे लकड़ी वगैरह से। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ठीक है, ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृति की सदृश थी। ठीक है, अध्याय 8 एवं 9 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति के संबंधित चर्चा को याद करेंगे हम। पहिए के आविष्कार में यातायात की प्रणाली तथा अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पिछले 1000 वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का भी उपयोग किया जाता था। यस स्टूडेंट्स, मतलब पहियों के चलने के लिए हम पशुओं का भी उपयोग करते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर ही निर्भर रहते थे। मतलब आज इस 19वीं शताब्दी तक भी लोग किसका उपयोग करते हैं, पशु शक्ति का उपयोग करते हैं। वाष्प इंजन के आविष्कार में एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। वाष्प इंजन से 40 सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का भी निर्माण किया गया। मतलब
रेल की जो विभिन्न पटरियाँ हैं उनका इनके लिए निर्माण किया गया। इसके पश्चात स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव तथा जहाज़ों का भी उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनके बाद उनमें सुधार किए गए और उन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पहले के लोग कहीं पर भी भ्रमण के लिए जाते थे तो विभिन्न प्रकार के उनके पास, जो हमारे पास अभी जो फैसिलिटी है जाने के लिए, वो उनके पास नहीं थी। वो क्या करते थे, या तो लकड़ी से नाव वगैरह बनाते थे, या जो पशु होते थे, ठीक है, उनके पीछे लकड़ी के वायुयान बना के उन्हीं में भ्रमण किया करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, हमारे पास विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध हो गए, जिससे हम भ्रमण के लिए उनको उपयोग में कर लेते हैं। जैसे बात करें कौन कौन से साधन हैं जिससे हम आज के इस ज़माने में भ्रमण करते हैं। जैसे बात करें, हेलीकॉप्टर है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है। इसके अलावा कुछ और अनेक साधन हैं जिससे हम क्या करते हैं, यात्रा के लिए उन साधनों का उपयोग लेते हैं। ठीक है। इसके 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी सेल तथा प्राधान्यिक वायुयान तथा अंतरिक्ष 20वीं शताब्दी में कुछ योगदान था। आज की 20वीं शताब्दी में स्टूडेंट्स विभिन्न प्रकार के, जैसे रेलगाड़ी, एकल रेल, पटरी रेल, प्राधान्यिक, सुपरवानिक वायुयान, मतलब इनका उपयोग हम करने लग गए। परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए तथा उनमें प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित किया गया। क्या इन परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन है जिनमें आज हम उपयोग में नहीं लाया जा सकता? ये ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी हम ऐसे कुछ ऐसे साधन हैं, कुछ ऐसे संसाधन हैं जो पहले, जैसे रेलगाड़ी, इनको आज अधिकतर इस शताब्दी में वैसे तो कोई यूज में नहीं ले सकता, लेकिन हम आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे हैं जो गति के लिए इन साधनों का उपयोग लेते हैं। देखो, अपना सेकंड टॉपिक है, आपने कितनी दूरी तय की, यह डैश कितना चौड़ा है। मतलब कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनसे हम मापन कर सकते हैं कि हमने कितनी दूरी तय की है और कितना जो डैश चौड़ा है। लोग ये पता लगाते हैं कि वे कितनी दूर चले हैं। आप भी ये पता लगाएंगे कि आप अपनी स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। जब आप कुछ खरीदना होता है तो आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है। आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? देखो, कोई स्थान इतना दूर है कि प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से या पानी के जहाज से, वायुयान से, तो कोई भी अंतरिक्ष यात्रा लेना होगा। कभी कभी ऐसी वस्तु भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने के लिए हमें आवश्यकता होती है। दैट मीन्स हमें सबसे पहले उनकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में पता होना चाहिए। पहली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क होते हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बधुआ उनमें को लेकर झगड़ा होता रहता है और दूसरा साथी डेस्क से अधिक भाग पर उपयोग कर लेता है। ठीक है। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापन का निश्चय किया। मतलब जब भी हम स्कूल जाते हैं, ये यातायात की कहानी है। जब भी स्कूल लाइफ में हम क्या करते थे, एक ही बेंच पे दो स्टूडेंट बैठते थे और उनको बैठने के लिए उनके आपस में क्या होता था, झगड़ा होता था। तो वो क्या करते हैं, टीचर्स की परमिशन लेके क्या करते हैं, उस डेस्क का मापन करते हैं कि इसकी चौड़ाई और लंबाई क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों इस पर बैठेंगे। ठीक है। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया गया। डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची गई, ताकि दोनों स्टूडेंट आराम से उस पर बैठ सकें। ठीक है।
ये दोनों अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने का शौकीन है और बुजो को सदैव ही उनके अपने पास गिल्ली और एक डंडा रखती थी। ठीक है, यहाँ चित्र 10.1 में दर्शाया गया है। उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापन का उपयोग किया। डेस्क की लंबाई मापने के लिए किसका उपयोग किया? गिल्ली डंडे का। इससे लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पे 2% दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों का आधा आधा डेस्क मिल जाता है। जब भी कोई दो स्टूडेंट एक ही बेंच पे बैठते हैं तो उनके आपस में झगड़ा होने के कारण क्या करता है, टीचर की परमिशन लेके उस डेस्क को क्या करते हैं, आधे आधे पार्ट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ताकि उनके ये आपस में झगड़ा ना हो। ठीक है, जिससे डेस्क का भाग आधा डेस्क का भाग आधा मिल गया, जिससे डेस्क का आधा भाग लंबाई तथा एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों बाद खींची गई एक रेखा मिट जाती है। बुजो का पुरानी गिल्ली डंडा खो गया। अब उनके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए कि गिल्ली डंडे का नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई हम किस प्रकार नापते हैं। ठीक है, हेलो, अब हम डेस्क की लंबाई की गिल्ली डंडे के एक नए सेट से मापी गई तथा डेस्क की लंबाई ऐसे प्रतीक हुई जैसे लगभग दो दो डंडों की एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो पाओ। एक गिल्ली की लंबाई कम है तथा आप क्या करें, आप पहले बुजो की सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप सके तथा लंबाई मापने के लिए किटकी की बेट या गुल्लियों का उपयोग किया गया। अथवा आप सोच सकते हैं कि गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये एक कार्य कर सकते हैं कि एक छोटी डोरी और उस पर दो चिन्ह लगाएं। एक डोरी की लंबाई होगी वह डिस्क की चौड़ाई और डोरी की लंबाई के भागों के बराबर माप सकते हैं। इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किसी भी प्रकार कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरियों की लंबाई का आधा तथा चौड़ाई का 8वां भाग हम कर सकते हैं। ठीक है, आप संभवतः पहले बुजों को डेस्क की अर्थात लंबाई डोरी की सहायता से माप कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी जो भी टेबल है ये उसको मापने के लिए डोरी वगैरह उनका उपयोग कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्याओं का हल करना चाहिए और वास्तव में ऐसा ही किया जा सकता है। बुजो ने ये पढ़ा कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियों का मापन कैसे करते थे। पहले के ज़माने में क्या होता था, ये इसको स्केल वगैरह या जो ये दूरियों को मापन करने के यंत्र वगैरह नहीं होते थे, तो लोग किससे मापते थे, रस्सी से या फिर डोरियों से भी क्या करते थे, दूरियों का मापन करते थे। ठीक है, बुजो ने ये पढ़ा है कि अब जैसे मानक पैमाने नहीं है तब लोग दूरियों कैसे मापते हैं। वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। ऐसे में अनेक अवसर आते तब हमें लंबाई अथवा दूरी मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई जानने के लिए मापता है तथा कपड़ा कुर्ते सिलने के लिए पर्याप्त है या अथवा नहीं। बढ़ई किसी भी अलमारी की लंबाई और चौड़ाई के लिए इन्हें मापता है ताकि वे जान सके कि अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब अलग अलग जो भी काम है उनमें हमें अलग अलग काम के लिए दूरियों का मापन भी करना आवश्यकता होती है। जैसे दर्जी है वो कपड़ों की सिलाई के लिए लंबाई के मापन करता है। जो भी जैसे ये अलमारी वगैरह बनाने वाला है वो भी कितनी लकड़ी की आवश्यकता उसके लिए दूरियों का मापन करता है। किसी भी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई उसके क्षेत्रफल जानने के लिए उसकी आवश्यकता होती है ताकि वे जान सके फिर अपने खेत की कितने बीज बो सका, उसी अपनी फसलों के लिए कितनी ही जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है तो आप ऐसी सरल रेखा बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर है। एक झाड़ू कितनी लंबी है, आपसे पूछे कि एक झाड़ू कितनी लंबी है, एक डिश कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर है। ये हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों से इनका मापन करते हैं। इन सभी प्रश्नों से
इन सभी प्रश्नों से ये बात समान है कि सभी दो स्थानों के बीच की दूरी संबंधित है। दो स्थान मेज या दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। आइए हम कुछ मापन जानने के लिए करते हैं कि उन दूरी और लंबाई को मापते हैं और हमें सही रूप से क्या करना आवश्यक होता है। तो इनको मापने के लिए विभिन्न प्रकार के जो मापन होते हैं उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। कुछ मापन हैं उनके बारे में स्टडी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।